हाय स्टूडेंट्स, मैं आज लेकर आया हूँ हिंदी बाबा चैनल के अंतर्गत क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड का पहला पाठ नेताजी का चश्मा। जी हाँ, पाठ शुरू करने से पहले लेखक का परिचय संक्षिप्त में हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए, इस पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी का जन्म है मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में 1947 में हुआ था और मैकेनिकल की पढ़ाई करने के बाद में इन्होंने बड़ी बड़ी औद्योगिक प्रतिष्ठान संस्थाओं में नौकरी की। इनका बचपन और नौकरी का ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में बीता और वर्तमान में वो सेवानिवृत्त होकर के भोपाल से एक पत्रिका छपती है जिसका नाम है वसुधा, उसका संपादन करते हैं। इनकी प्रमुख कहानियां जो प्रकाशित हो चुकी है वह है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। बीच में विनय और ईंधन इनके उपन्यास बहुत चर्चित रहे हैं। इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं हिंदी साहित्य के, जैसे कि पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया जा चुका है। स्वयं प्रकाश जी ने ज्यादातर मध्यम वर्गीय जीवन के बारे में लिखा है। उनके शोषण के विरुद्ध चेतना, उनकी सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ इन्होंने विरोध का स्वर जो है वह अपने काव्य में, अपने गद्य में इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा इनकी कहानियां हैं वो रोचक शैली से लिखी गई है, कोई किस्सा कोई हो वैसे, ताकि पाठक को हमेशा बांध करके रखती है। हमारे यहाँ पर ये जो कहानी है एक नेताजी का चश्मा, इसके अंतर्गत उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के जीवन से उनके जीवन के एक पार्ट से ये कहानी ली है और हमें ये शिक्षा देने का प्रयास किया है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि देश वह होता है जिसके पास में जमीन होती है, भूभाग होता है, चारों ओर सीमाएं होती है, वहाँ के नागरिक है, नदियाँ होती है, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी सब उस देश में निवास करते हैं। केवल इन्हीं का रहना ही देश नहीं है, लेकिन इन सब से प्रेम करना और इनकी समृद्धि और विकास के लिए लगातार प्रयास करना, उसी को देशभक्ति कहते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से एक कैप्टन चश्मे वाला व्यक्ति है, वह यही करता है कि वह छोटे से काम करता है और उसके कारण भी वह देशभक्त कहा जाता है, और जब वह नहीं रहता है तो उसका यह कार्य छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। तो देशभक्ति का मतलब यही नहीं है इस कहानी का सारांश कि हम देश के लिए मर मिटे, युद्ध करें, सेना में भर्ती हो, सब है, वो तो है ही है, लेकिन कुछ छोटे छोटे ऐसे कार्य होते हैं जो बच्चे अपने स्तर पर करके देशभक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे विद्यालय लेवल की बातें करें हम, तो कहीं जैसे नल खुला है पानी का, उसे बंद कर दे। आप क्लासरूम से जा रहे हैं, उसके बाद में आप वहाँ के स्विच ऑफ कर दे, लाइट, बिजली वगैरह का ध्यान रखें। तो ये सारे भी देशभक्ति के अंतर्गत ही आता है। पेड़ पौधों को पानी पिलाना वगैरह, ये छोटी छोटी बातें भी करके हम देशभक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें नेताजी का नाम आया है, तो हम थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, ये है स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, और यही मूर्ति ठीक जो आपके सामने भी दर्शाई गई है, इसी मूर्ति की कहानी है। और इस मूर्ति के भी एक छोटे से पार्ट की कहानी है, जो उनकी नाक पर चश्मा लगा हुआ है, ये चश्मे से संबंधित ही वह कहानी है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने जो नारे दिए वो थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और एक जय हिंद का नारा इन्होंने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस को आजादी की लड़ाई में नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज तैयार की थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। इसका गठन किया था इन्होंने, और इसका गठन करने के बाद में इन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी अंग्रेजों के खिलाफ में।
आजादी इस फौज के शब्द मुख्य रूप से जापानी सेना द्वारा अंग्रेजी फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर किया गया था। इसके बाद सुभाष जी को नेताजी कहा जाने लगा और आजाद हिंद की सेना के माध्यम से उन्होंने कई बार अंग्रेजों का सामना किया, अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की। तो शुरू करते हैं हम कहानी नेताजी का चश्मा। एक छोटा सा कस्बा है, कस्बा मतलब न तो गांव है न शहर, बीच का। वहां एक हालदार साहब नाम के व्यक्ति होते हैं जो हर 15 दिन के बाद अपने कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से होकर के गुजरते हैं। कस्बा कोई बड़ा नहीं है, पक्का मकान कहे तो कुछ एक मकान है, बाजार कहे वैसा एक ही बाजार है। वहां पर एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, छोटा सा एक सीमेंट का कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर भी है और एकमात्र नगर पालिका भी है। और आपको पता हो नगर पालिका है तो वह भी जनता के विकास के लिए, गांव कस्बे के विकास के लिए कुछ न कुछ काम करती रहती है। जैसे कभी सड़क पक्की करवा देती है, कभी वो पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इस तरह से नगर पालिका उस नगर के विकास के लिए कार्य करती रहती है। ठीक उसी गांव में भी एक बार एक नगर पालिका का बोर्ड बना। वो बोर्ड का जो अधिकारी था वो बड़ा उत्साही था, जोशीला था। उसने शहर के मुख्य बाजार के अंदर जो मुख्य चौराया था वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा, उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण, और अगर अच्छी मूर्ति बनाओगे तो उसकी लागत जो है व्यय है वो ज्यादा होता है, और नगर पालिका के पास में बजट वह कम था। इसी कारण उन्होंने इस ऊहापोह में क्या करे क्या न करे की स्थिति में चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने वाली है। नगर पालिका होती है वो एक बार अगर बोर्ड बनता है तो 5 साल की उसकी शासन अवधि होती है, और सरकारी कार्यों में जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें चिट्ठी पत्रों में ज्यादा समय खराब होता है, तो लगभग शासन अवधि उसकी समाप्त होने वाली थी। ऐसी घड़ियों में नगर पालिका ने निर्णय लिया कि कोई स्थानीय कलाकार होता है उसी को ये मूर्ति बनाने का काम दे देते हैं। और अंत में यही हुआ कि उस कस्बे में एक हाई स्कूल था, वहां के इकलौते एक ड्राइंग मास्टर थे, आर्ट टीचर थे वहां के, जिनका मान लीजिए नाम मोतीलाल जी था। उनको ये काम सौंप दिया गया और उन्होंने भी महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिया। पटक देना कहा है मतलब वह जल्दबाजी में यह कार्य करके देने वाले थे। जैसे कि अपन ने ऊपर भी पढ़ा कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक का कोई 2 फुट ऊंची थी। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मूर्ति यहां से यहां इस तरह से बनी हुई थी। ये टोपी की नोक से लेकर ये कोट का दूसरा बटन होता है, इस तरह की मूर्ति, इतना ही पार्ट उस मूर्ति का उसके अंदर था। और ऐसी मूर्ति जो होती है उसको बस्ट कहा जाता है। बस्ट बड़ी सुंदर मूर्ति बनी उन्होंने। नेताजी इसमें सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम से लग रहे थे, कम सीन लगते थे, कम उम्र के लग रहे थे। जैसा कि आपने फोटो में देखा फौजी वर्दी में थी वो मूर्ति। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह उनके जो नेताजी के दिए हुए नारे हैं वो याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, नगर पालिका का बहुत अच्छा कार्य था। केवल एक चीज की कमी थी उस मूर्ति के अंदर जो देखते ही खटकती थी, और वो क्या थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। वहां चश्मा लगा हुआ था वो था एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी जो मनुष्य हम पहनते हैं ऐसा ही एक ओरिजिनल चश्मा उस मूर्ति पर लगा हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे, चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, वहां एक पान वाले की दुकान थी, तो उन्होंने इसको देखा, लक्ष्य किया, उनको देखा कि यार मूर्ति बनाई अच्छी है लेकिन ये समझ में नहीं आता। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस मूर्ति के अंदर जो चश्मा है वह ओरिजिनल कैसे है। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल जाती थी। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा कैसा है, रियल है, वास्तव है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए
क्योंकि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं होता है, उस भावना का है, यानी वो भावना जो देशभक्ति कहते हैं। वरना तो लोग आजकल देशभक्तों का भी मजाक उड़ा लेते हैं, इसलिए देशभक्तों के साथ मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात, जब वो वापस उसी कस्बे से गुजरे तो इस बार मूर्ति के में कुछ अंतर दिखाई दिया। क्या अंतर था कि इस बार चश्मा दूसरा लगा हुआ था, मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। उसकी जगह पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतूहल और बढ़ा। वो वास्तव में पूछना चाहते थे क्या आइडिया है। बोले मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार 15 दिन बाद फिर गए तो वही, इस बार भी उसके ऊपर दूसरा ऐनक लगा हुआ था। अब हवलदार साहब की आदत पड़ गई, जब भी उस कस्बे से गुजरते चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे, मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार जब कौतूहल दुर्दन में हो गया, यानी अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाए, तो जो पान वाला था उससे उन्होंने पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है, नेताजी का चश्मा। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ बहुत ज्यादा, एकदम भरा हुआ था, जगह से ज्यादा। वह एक काले रंग का मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन बहुत बड़ी बार आई हुई थी। वो थिरकी, पीछे घुमा और अपने मुंह में जो पान की पीक थी उसको उसने थूकी। पान खाने की वजह से उसकी जो बत्तीसी है वो लाल काली हो गई थी। उसको दिखाते हुए बोला, ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हवलदार साहब पूछा। चश्मा बदल देता है, चेंज कर देता है। क्या मतलब, क्यों बदलता है, वह क्यों चेंज करता है? हवलदार साहब अभी भी समझ नहीं पाए थे। कोई ग्राहक आ गया, वो अपनी देसी भाषा में बोला, उसको चौड़े चौकट का चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उस मूर्ति के उधर उसने दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को कुछ कुछ बात समझ में आने लग गई थी कि एक कोई चश्मे वाला व्यक्ति है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, उसे आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही चश्मा चाहिए फ्रेम वाला जैसा मूर्ति पर लगा हुआ है, तो कैप्टन क्या करता है कि मूर्ति के ऊपर से वह चश्मा हटा लेता है और संभवतः नेताजी से क्षमा भी मांगता है और वो लाकर ग्राहक को दे देता है और उसके बाद नेताजी को वो दूसरे फ्रेम वाला लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल जो चश्मा था वो कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान अभी तक मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, फिर उसकी तौन थिर गई। कत्ते की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने फिर पीक ठोकी, मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और ध्रुवित करने वाली बात थी। यानी कि वो ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा हुआ मूर्तिकार मास्टर और मोतीलाल वास्तव में उसी गांव का कोई अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी ली, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, ये वो तय नहीं कर पाया, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में कभी कभी चश्मा टूट भी गया हो, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट गया हो और फिर निकल गया हो। उफ, बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में थे। हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए गए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। यानी उनके लिए वो कैप्टन जो चश्मे वाला था वह भी एक देशभक्त था जो नेताजी को चश्मा पहनाता था। फिर रुके, फिर पीछे मुड़े, पान वाले के पास वापस आए, पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? उसका नाम देखो कैसा था, कैप्टन। इसलिए उनको पूछा कि क्या वो नेताजी के साथ काम किया हुआ है क्या, या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। पान वाले ने बड़े बदतमीजी से एक तरह से जवाब दिया कि वो तो लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, उसकी कोई फोटो वोटो अखबार में छपवा दो, उसका कहीं जिक्र करवा दो। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो वो वास्तव में चकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा सा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी पहने हुए है, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए है, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी वो एक गली से निकला था। और
अब एक दुकान के सहारे वो अपना बास टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं थी, मतलब ये सिद्ध हो गया था कि वो दुकान नहीं थी, उसको वो फेरी लगाता था, घूम घूम कर गली गली में वो चश्मे बेचता था। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बना कर दिया था कि वो इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। ये देखिए नेताजी की ये मूर्ति है, इसको बस्ट कहते हैं, ये चश्मे वाला है, जिसका जैसा रूप बताया वैसे ये उसकी चंदूक सी है, एक पैर उसका नहीं है और ये बांस पर टंगे हुए उसके चश्मे हैं। 2 साल तक काम के सिलसिले में वो हवलदार साहब जब भी उधर से गुजरते उस चौराहे पर आते और उनकी अनायास नजर उस मूर्ति की तरफ जाती थी, लेकिन वहां हमेशा ये चश्मे बदल जाते, कभी गोल होता था, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगा चश्मा, कोई न कोई जरूर होता था। और उनकी धूल भरी यात्रा में उनका कौतुक प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए अच्छा लगता था उन्हें। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की सारी दुकानें बंद थी। अगली बार आए, फिर चश्मा नहीं। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी का आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उस दिन उदास हो गया, वो भी बड़ा भावुक आदमी था। पीछे मुड़कर उसने मुंह का पान नीचे थूका, सिर झुकाकर अपनी धोती से सिरे से आंखें पोंछता हुआ रोता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठकर रवाना हुए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये एक बड़ा विचित्र बात है कि हमारे यहाँ जो देश के लिए इतना कुछ करने वाले होते हैं, उनके बाद में उनकी पीढ़ियों के लिए व्यवस्था अच्छे से नहीं होती, इसलिए उन्हें इस तरह के काम करने पड़ते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले उन्हें ख्याल आया कि उस कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की मूर्ति होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन भी मर गया था। उन्होंने मन में निश्चय किया, आज बार रुकेंगे नहीं, पान नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत सारा काम है, पान आगे के खा ले। लेकिन आदत से मजबूर जैसे ही चौराहे आया, उनकी नजर उस तरफ पड़ गई। कुछ देखा ऐसा कि चीखे, रोको, जोर से कहा। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। आगे जाकर जीप रुकते नहीं रुकते, रास्ता चलते लोगों का ध्यान भी ब्रेक की तरफ वजह से उधर गया। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपक गए और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, सावधान में खड़े हो गए। और उन्होंने क्या देखा था? उस दिन मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जो बच्चे खिलौने के रूप में बनाते सरकंडे के, वैसे एक चश्मा बनाकर कुछ बच्चों ने ही वह वहां लगा दिया था। हवलदार साहब को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि इस देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। कैप्टन चला गया, लेकिन बच्चों ने ये जिम्मेदारी निभाई। हवलदार साहब इसलिए भावुक हो गए और उस इतनी सी बात पर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने का मतलब बच्चों, इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हम देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति सेना में चला जाए, हर व्यक्ति बॉर्डर पर जाके लड़े देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे। वो भी काम करते हैं, लेकिन जिस समय जिस उम्र में जो भी हमारे पास में काम है, उस काम को हम लगन से, अनुशासन से, मन लगा करके करते हैं, तो वो भी देशभक्ति है। जैसे इस समय आपका काम है पढ़ाई करना, अनुशासन में रहना, गुरुजनों एवं अध्यापकों की बातों का पालन करना, तो यही आपकी देशभक्ति है। तो आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। नेताजी का चश्मा।